यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत है ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हमने इकाई 1 को पढ़ लिया है। अब इकाई 2 के अंतर्गत हमने ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान की लाभ, इनके बारे में जानेंगे। ज्ञान के आवश्यक तत्व, तो ज्ञान के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होंगे जिनके द्वारा हम ज्ञान को और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और ज्ञान के लिए फिर देखेंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधाएं क्या क्या हो सकती है, उनके बारे में जानेंगे। कि आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं ज्ञान के आवश्यक तत्व, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। अब हम विद्यालय स्तर पर देखें तो विद्यालय में छात्रों के लिए क्या क्या होना चाहिए, छात्रों के अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे वह ज्ञान प्राप्त कर सके, है ना। यह एक शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन जितने भी पॉइंट है इनके बारे में एक शिक्षक को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि इन जितने भी पॉइंट है इनको बच्चों के अंदर क्या कराना है, डालना है, जिनसे वह ज्ञान की प्राप्ति कर सके और अपने जीवन को और सफल बना सके। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को सफल और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बना सकते हैं। आइए चलते हैं ज्ञान की आवश्यक तत्व। तो पहला है जिज्ञासा। जिज्ञासा बहुत ही आवश्यक है एक छात्र के लिए। अगर जिज्ञासा के अभाव में बालक कुछ नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि पहले एक दूरदर्शन में आता था, क्या कहते हैं उसको, शक्तिमान। तो शक्तिमान आता था तो शक्तिमान को देखने के लिए इतना उत्सुक रहते थे कि पहले से जाकर टीवी के सामने बैठ जाया करते हैं, है ना, बैठ जाया करते थे और क्या होगा आगे क्या होगा, इस प्रकार की उत्सुकता बनी रहती थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक के अंदर जिज्ञासा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो वह अपने भावी जीवन को आगे नहीं ले जा सकता और न ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए बच्चों के अंदर या छात्रों के अंदर जिज्ञासा को होना बहुत ही आवश्यक है। आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, जहां पर होगा आएगा तो उनकी जिज्ञासा उतनी और अधिक बढ़ती जाएगी और ज्ञान, है ना, ज्ञान उनके अंदर बढ़ते जाएगा। इस प्रकार छात्रों के अंदर जिज्ञासा होना बहुत ही आवश्यक है। आइए नेक्स्ट जानते हैं जानना। हम जानना को ज्ञान से लेते हैं, अर्थात ज्ञान से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक में जानना का अर्थ होता है किसी के बारे में जानना। मेरे बारे में जानते हैं, किसी दूसरे के बारे में जानते हैं, किसी पुस्तक के बारे में जानते हैं या किसी पंखा के बारे में जानते हैं, तो हम जानते हैं। लेकिन जानना और ज्ञान में अंतर है, ठीक है। हम उसके बारे में जान लेते हैं, मतलब उतना ज्ञान नहीं हो पाता। मतलब जानने की एक प्रथम, जैसे कि हम किसी के बारे में जानते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति जानते हैं, तो ये जानना है वो प्रक्रिया की प्रथम कड़ी है ना, और जो ज्ञान है वो अंतिम कड़ी है, ठीक है। हम बोलते हैं हाँ उसके बारे में जान गए, लेकिन हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ है। हम उसके बारे में जाने हैं, लेकिन उसके बारे में जितना अधिक जानेंगे उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात जानने के बाद ही हम समझेंगे, अर्थात अवधारणाओं को ग्रहण करेंगे, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रत्येक छात्रों को किसी के बारे में, पुस्तक के बारे में, पुस्तक के अंदर प्रकरण के बारे में, प्रकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी का होना बहुत ही आवश्यक है और जानकर ही वह ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। आइए नेक्स्ट, अर्थ निर्माण करना। अर्थ निर्माण करना अर्थात जानने की क्रिया के अंतर्गत मान लो कोई शब्द है ना, या कोई वाक्य है, जल ही जीवन है, एक वाक्य है। इनके अंतर्गत कहा गया है कि अगर जल नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए जल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे वाक्यों के अर्थ जान लेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। या किसी भी संबंध में, किसी जीव के बारे में, किसी जंतु के बारे में या अन्य किसी वनस्पति के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं, अर्थात अर्थ निर्माण करते हैं। जैसे कि तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधा के बारे में हमने क्या किए, समझे, है ना, उनके बारे अर्थ अपने शब्दों में अर्थ निर्माण किए, है ना। अर्थ निर्माण करने से क्या होता है, ज्ञान की
प्राप्ति होता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक छात्रों को चाहिए कि पुस्तक में जो भी प्रकरण है, ठीक है, उन प्रकरण से संबंधित जो भी बातें हैं उनको अपने शब्दों में अर्थ निर्माण करें, अर्थात कुछ अपने शब्दों में बनाएं जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। आइए हम नेक्स्ट आते हैं, संबंध स्थापित करना कि मोहन से सोहन का क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है संबंध स्थापित करना, तो मोहन से सोहन का क्या संबंध है, तो मोहन के गुण विचारों को देखा जाएगा, सोहन के गुण विचारों को देखा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार दोनों के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पश्चात क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार हम तुलना करते हैं, तुलना के अंतर्गत क्या होता है, हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है दोनों में तुलनात्मक करने से, है ना, जो स्थायित्व होता है। इस प्रकार कह सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के साधन में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक छात्रों को ज्ञान प्राप्त करना है कक्षा में ना, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह क्या करे, संबंध स्थापित करे। कोई भी प्रकरण से संबंधित या कोई भी अन्य टॉपिक से संबंधित या कोई भी जीव जंतु आसपास के चारों तरफ पर्यावरण से कहीं भी आप संबंध स्थापित करना जब सीख जाएंगे, है ना, तो हमें क्या होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट आइए, तर्क करना। तर्क करना, ठीक है, ये पानी ही नीचे क्यों गिरता है, ये पहाड़ कैसे बना, पहाड़ बनने के कारण क्या है, ठीक है, पहाड़ बनने के कारण क्या है, ये भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, होते हैं तो कितने हाथ पैर के होते हैं। इन आदि सवालों में अगर हम तर्क करने स्टार्ट कर देंगे तो हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जिनकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी ज्ञान आज हम पढ़ रहे हैं वो तर्कों पर ही आधारित है और सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है, और उन्हीं ज्ञान और नियम को हम क्या कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक छात्र को चाहिए ज्ञान निर्माण के लिए वह तर्क करे। जितना ज्यादा तर्क करेगा उतनी ही ज्यादा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना, वो ज्ञान को डेवलप कर पाएगा, विकास कर पाएगा। इसलिए छात्रों को तर्क करने के लिए पर्याप्त अवसर देने चाहिए जिनसे वह ज्ञान का निर्माण कर सके। आइए नेक्स्ट करते हैं, विश्लेषण एवं संश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी घटना के बारे में अलग अलग जांच करना, ठीक है, या कोई भी पदार्थ है, मान बहुत सारे चना है, हमारे पास बहुत सारे चना है, उनको अलग अलग करना विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो विश्लेषण करने से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए अब चलते हैं संश्लेषण। संश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे चने जो बिखरा हुआ है उसको क्या करना, इकट्ठा करना, यह होता है संश्लेषण। और संश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है, उनको आपस में जोड़कर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है और जानकारी के अंतर्गत समझ विकसित की जाती है कि आखिर क्या हुआ, और समझ के द्वारा ही ज्ञान विकसित किया जाता है। जैसे कि सीआईडी में आप देखे होंगे, है ना, घटना की हर एक पहलू को देखा जाता है कि इस घटना से कौन कौन संबंधित है, कौन कौन अपराधी हो सकते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार विश्लेषण और संश्लेषण में होता है, पहले अलग अलग करके देखा जाता है, फिर सबको जोड़कर देखा जाता है कि कौन कौन अपराधी है, कौन कौन इसमें शामिल है ना, फिर उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद लास्ट में पता चलता है कि यह अपराधी है, अर्थात हमें ज्ञान की प्राप्ति वहां पर हो जाती है। तो छात्रों को विद्यालय में भी चाहिए उन्हें संश्लेषण और विश्लेषण के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जिनसे उनमें उनके ज्ञान में वृद्धि हो। इस प्रकार छात्रों के अंदर संश्लेषण और विश्लेषण करने के गुण आना चाहिए। संश्लेषण माने इकट्ठा करना, विश्लेषण माने अलग अलग करना। नेक्स्ट आइए, भविष्यवाणी। अगर हमें किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी जीव के प्रति, किसी तथ्य के प्रति या किसी गणित के प्रति या कोई हम शोध कर रहे हैं उसके प्रति क्या है, हम समझ स्थापित कर लिए हैं, है ना, समझ स्थापित कर लिए, अर्थात उनके प्रति हम अवधारणा बना लिए हैं। ठीक है, अवधारणा बना लिए हैं तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इनके बाद ऐसा होगा। ठीक है, इनके बाद ऐसा होगा।
उसी समझ और अवधारणा के अनुसार बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने भविष्यवाणी की, किसी नेता से संबंधित भविष्यवाणी की, किसी देश से संबंधित भविष्यवाणी की, किसी अन्य राज्य से संबंधित भविष्यवाणी की। आपने सुना होगा गात्रेदमस, ऐसा कुछ नाम है गात्रेदमस, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, बहुत सारी भविष्यवाणी की थी और उनकी जो भविष्यवाणी आज सत्य साबित हो रहा है। तो इस प्रकार हम ज्ञान के आधार पर क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। और भविष्यवाणी करने के लिए हमारे लिए ज्ञान, हमारे पास ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। हम बिना ज्ञान के भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसलिए छात्रों में भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित करने के लिए उनके अंदर ज्ञान को विकसित करना होगा। आइए चलते हैं सृजनशीलता। अब ज्ञान प्राप्ति के करने के लिए एक और जरूरी चीज है, वह सृजनशील होना। प्रत्येक छात्र को सृजनशील होना चाहिए। सृजनशील के द्वारा ही वह अनेक कामों को कर सकता है। कामों को करने के साथ साथ वह उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, बनाना, रचना करना, ठीक है। तो इस प्रकार एक छात्र को सृजनशील होना बहुत ही आवश्यक है और सृजनशील के द्वारा वह अनेक कामों को, अनेक जो कार्य है उनमें वह भाग ले सकता है और भाग लेकर ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। आप देखे होंगे बहुत सारे सृजनशील छात्र हैं जो आजकल ऐप्स का निर्माण कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे और कार्य कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मतलब सृजनशील बालक है जो ऐसे ही मतलब सामान्य ज्ञान की जानकारी रखते हैं। तो ये क्यों रखते हैं, उनके अंदर एक ज्ञान है और ज्ञान के द्वारा ही वह अनेक कामों को करते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए छात्रों को चाहिए कि सृजनशील होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है समस्या समाधान। ज्ञान ही एक ऐसा साधन है, माध्यम है जिनके द्वारा हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, है ना। और समस्या समाधान से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई भी समस्या हमारे सामने है, ठीक है, आज है दहेज प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, ये समस्या है, ठीक है। इन समस्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उन समस्याओं के प्रति हम क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं और समाधान के द्वारा हम उचित हल निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो आइए नेक्स्ट आइए वर्गीकरण। वर्गीकरण लगभग विश्लेषण से मिलता जुलता है। वर्गीकरण मतलब अलग अलग बांटना, ठीक है, अलग अलग वर्ग में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। और यह किससे संभव है, यह ज्ञान से ही संभव है। इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से या ज्ञान के आधार पर ही हम वस्तुओं को अलग अलग बांट सकते हैं या चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार छात्रों को वर्गीकरण का भी ज्ञान होना चाहिए कि वर्गीकरण के क्या फायदे हैं, वर्गीकरण करने से हमें क्या लाभ है ना। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों का वर्गीकरण करते हैं, उन्हें अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट है चिंतन। बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने चिंतन करके क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति की। आपने नाम सुना हो गौतम बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध, बहुत से ऐसे और ऐसे विचारक, दार्शनिक या महापुरुष कहें, उन्होंने अपनी चिंतनशील प्रक्रिया के माध्यम से अपना सुझाव दिए और वही सुझाव को आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे कि रूसो हो गया, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, महात्मा गांधी हो गए, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने अपना विचार दिए, किसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और उसी ज्ञान को आज हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार कर सकते हैं कि उनकी चिंतनशील प्रक्रिया के द्वारा ही ज्ञान को आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार ठीक कक्षा में छात्रों को चिंतनशील होना चाहिए, न कि चिंता करने वाला। चिंतनशील होने से क्या होगा, वह किसी प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझेगा, अच्छे से जानेगा, है ना, उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि छात्रों को ज्ञान प्राप्ति के लिए चिंतनशील होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आइए मूल्यांकन। अब यहाँ पर मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना, ठीक है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है,
हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो मूल्यांकन होता है वह एक प्रकार से परीक्षा ही है, ठीक है। और परीक्षा को और अधिक हम ज्ञान के माध्यम से हम प्रभावशाली बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है मूल्यांकन को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं और मूल्यांकन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी छात्रों के इकट्ठा कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बालक को मूल्यांकन करने के गुण आ जाए, ठीक है, तो वह अपने दोस्तों का मूल्यांकन कर सकते हैं, शिक्षक का मूल्यांकन कर सकते हैं, आसपास के वातावरण का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह कैसा है, ठीक है, वह कैसा व्यवहार वाला है, वह कैसा शिक्षक है, इस प्रकार से उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह किससे संभव, वह ज्ञान से संभव है। अगर हमें मूल्यांकन करने का ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा तो हम कैसे मूल्यांकन कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट, ज्ञान का स्थानांतरण, है ना। मतलब ज्ञान केवल एक जगह निश्चित नहीं है, एक जगह स्थित नहीं है, उनका स्थानांतरण होना बहुत ही आवश्यक है। आज मैंने जो कुछ प्राप्त किया है ना, उनको अपने छोटे शिष्यों को या अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। बांटने से क्या होगा, ज्ञान में और वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, साथ साथ जो बच्चे हैं उनको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान का स्थानांतरण होते रहना चाहिए, जिनसे ज्ञान और ज्यादा बढ़ती है, अर्थात ज्ञान में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह हो गया आपके ज्ञान की आवश्यक तत्व, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए ये सब होना चाहिए, जिनसे हम और अधिक ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। जिज्ञासा होना चाहिए, जानने की इच्छा होना चाहिए, अर्थ निर्माण करने की शक्ति होना चाहिए, संबंध स्थापित करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, विश्लेषण संशोधन करना चाहिए, भविष्यवाणी करना चाहिए, सृजनशीलता होना चाहिए, समस्या समाधान करने वाला होना चाहिए, वर्गीकरण, चिंतन, मूल्यांकन, स्थानांतरण, इस प्रकार के गुण एक छात्रों के अंदर हो तो वह अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। लेकिन अधिकतर छात्रों में ये सारे गुण नहीं देखा जाता। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उनके अंदर इन सारे गुणों को आरोपित किया जाए, उनको दिया जाए, ताकि वह अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति कर सके। आइए अब जानते हैं ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं। तो ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं क्या क्या है, एक छात्र को जैसे ही ज्ञान प्राप्ति होने वाला रहता है तो क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती है, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहला है इच्छा शक्ति का अभाव, है ना। बालक के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव देखा जाता है ना। बालक अपने आप को इच्छाहीन समझता है, ठीक है, उसको किसी काम में मन ही नहीं लगेगा तो कहां से वह ज्ञान प्राप्ति कर पाएगा। देखते हैं आप कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्यान कक्षा में नहीं होता, अर्थात उनको पढ़ने का मन नहीं लगता, पढ़ने की इच्छा नहीं होता। इस प्रकार कह सकते हैं इच्छा शक्ति के अभाव के कारण भी उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं होता। जैसा ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। चाहे पढ़ाने की तरीका हो या क्लासेस लगने का तरीका हो या अन्य तरीका हो या मूल्यांकन प्रणाली हो, है ना, उसमें कुछ न कुछ दोष दिखाई देता ही है। उस दोष के कारण छात्रों को जो ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए वह नहीं हो पाता, ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, या जो शिक्षा प्रणाली है उनमें बहुत कुछ क्या करना, सुधार करने की आवश्यकता है। अगर सुधार करेंगे तभी बालक को सही ढंग से ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता, क्योंकि शिक्षा प्रणाली होता है वह केवल सूचना पर आधारित होता है। अगर उन्हें हम अपने अनुभव के आधार पर हम उसे नहीं जोड़ा जाए तब तक हमें क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। आइए नेक्स्ट, संवाद में कमी। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो सही ढंग से संवाद नहीं कर पाते, अर्थात संप्रेषण नहीं कर पाते, एक दूसरे का संप्रेषण नहीं कर पाते। संप्रेषण न करने के कारण वह अपनी जो भाषाई क्षमता है उनको दबा करके रखते हैं। दबा करके रखने के कारण उनका ज्ञान है वह और अधिक विकसित नहीं हो पाता, वह सही ढंग से दूसरे छात्रों के साथ या शिक्षकों के साथ नहीं बोल पाता। नहीं बोलने के कारण वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार से संवाद में कमी के कारण भी यह दिखाई देता है।
नेक्स्ट आइए, संदर्भ पुस्तिकाओं का अभाव। अब मान लीजिए आप लोग बीएड के छात्र हैं, है ना, आपका सिलेबस ये है ना, मान लीजिए ये है सिलेबस। अब सिलेबस के आधार पर, है ना, सिलेबस बन गया आपका, सिलेबस के आधारित आपके जो पुस्तकालय है वहां पर पुस्तक होने चाहिए, ठीक है, जहां पुस्तकालय है वहां पर पुस्तक होने चाहिए। लेकिन क्या होता है, संदर्भ पुस्तिकाओं का अभाव के कारण हमें उचित ज्ञान नहीं मिल पाता। ठीक प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में देखें तो बहुत से ऐसे पुस्तक है, ठीक है, जिनका संबंध जो पाठ्य पुस्तक है उनसे नहीं होता, अर्थात वहाँ के जो पुस्तकालय रूम है वहाँ पर संबंधित पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ टॉपिक वगैरह नहीं मिलने के कारण हमें उपयुक्त ज्ञान नहीं मिल पाता। इसलिए क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान में कमी आती है। नेक्स्ट आइए, ज्ञान की अवधारणात्मक समझ का अभाव। अक्सर क्या होता है, जो ज्ञान बच्चों को देना होता है, अर्थात एक शिक्षक द्वारा देना होता है, वह सूचना पर आधारित होता है ना, सूचना पर आधारित होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अवधारणात्मक समझ का अभाव, अर्थात जो ज्ञान शिक्षक द्वारा दी जाई है उसे समझने के लिए एक अवधारणा बनाने की आवश्यकता है, उनके प्रति समझ बनाने की आवश्यकता है। जैसे हम किसी वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं, गाय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गाय के बारे में एक समझ बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिना समझ के कारण, है ना, बिना समझ के कारण हम अवधारणा नहीं बना सकते, और अवधारणा ही ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। अवधारणा के द्वारा ही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ज्ञान की अवधारणात्मक समझ का अभाव के कारण छात्रों को उचित ज्ञान नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आइए, सूचनाओं को ज्ञान मानना। अधिकतर करके शिक्षक क्या करते हैं, जो सूचना होती है उन्हीं को ज्ञान मानते हैं, लेकिन वास्तविक में सूचना और ज्ञान में अंतर है, क्योंकि ज्ञान है वह अवधारणा और समझ पर आधारित होता है, और सूचना केवल क्या बोलते हैं, निर्देशन पर आधारित होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सूचना को ज्ञान मानने के कारण भी क्या होता है, हमें ज्ञान नहीं मिल पाता। आइए नेक्स्ट, पुस्तकीय ज्ञान का अनुभव से मेल न होना। अब मान लीजिए पुस्तक में बहुत सारे ज्ञान है, समाहित है, लेकिन वह व्यवहार में लागू ना हो, है ना, तो हमें उचित ज्ञान नहीं मिल पाएगा। उदाहरण के लिए जो ITI प्रशिक्षण केंद्र होते हैं उसमें क्या होता है, जो ज्ञान होता है वो सिद्धांत पर आधारित होता है, और उसी सिद्धांत को व्यवहार में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, अर्थात व्यवहार में लागू किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सिद्धांत है उनको अनुभव से मेल नहीं होने के कारण हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता, ठीक है ना, जो सिद्धांत है वह व्यवहार में लागू नहीं हो पाता, अर्थात वह अपने अनुभवों से जुड़ नहीं पाता। मान लीजिए हम पढ़ाई का कोर्स कर रहे हैं और अनुभव ही नहीं रहे, हम पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से पढ़ें और हम अनुभव ही नहीं लें, तो हमें उचित ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार कहा गया है कि पुस्तकीय ज्ञान का अनुभवों से मेल होना बहुत जरूरी है, तभी हमें उचित ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। नेक्स्ट आइए, शिक्षक की निष्क्रियता। आप सभी जानते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ शिक्षक ऐसे हैं और कुछ शिक्षक बढ़िया है जो सक्रिय है, लेकिन बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो निष्क्रिय होते हैं, अपने कामों को, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह नहीं करते। अगर सही ढंग से निर्वाह करें तो छात्रों को उचित ज्ञान की प्राप्ति मिलता है, लेकिन वह अपने दायित्वों कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह न करने के कारण उन्हें उचित ज्ञान जो प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पाता। इस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट आइए, स्व अध्याय का अभाव। अधिकतर छात्र घर में जा करके स्व अध्ययन नहीं करते, स्व अध्ययन नहीं करने के कारण क्या होता है, उन्हें उचित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। नेक्स्ट आइए, ज्ञान को विद्यालय तक सीमित रखना। अधिकतर माता पिता, शिक्षक और छात्र यही समझते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति होती है, अर्थात एक छात्र को जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए
वो केवल विद्यालय में मिलता है। लेकिन यह जो उनका विचार है या उनका जो कहना है वो एकदम गलत है, क्योंकि ज्ञान हमें हर जगह प्राप्त होता है, स्कूल में हो, बाहर हो, बस में हो, ट्रेन में हो या कहीं भी, हमें सब जगह ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा समझा जाता है ज्ञान को विद्यालय तक सीमित रखना, तो इस कारण भी क्या बाधाएं उत्पन्न होती है और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, जिनके कारण छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये हो गई ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं। आइए नेक्स्ट चलते हैं।